गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने, किसी काम या घटना के होने और किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। देखिए, किसी कार्य को करने, किसी काम या घटना के होने और किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। अब हम उदाहरण से इसे समझेंगे कि गगन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे किसी कार्य के करने का बोध होता है। वर्षा हो रही है, यहाँ किसी काम या घटना के होने का बोध होता है। और आगे, 3 तोते पेड़ पर हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था। ठीक है। मीना बीमार है, कैसी अवस्था में? बीमार है। तो इन स्थितियों का, अवस्थाओं का हमें बोध होता है। तो किसी क्रिया की इस परिभाषा में इसकी 2 मुख्य विशेषताओं की ओर हमें संकेत मिलता है। किन बातों पे? कि क्रिया से किसी काम के करने का पता चलता है और क्रिया से किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चलता है। अब हम धातु समझते हैं कि धातु क्या है। सभी क्रियाएं लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती हैं, है ना? पर प्रत्येक स्थिति में क्रिया के सभी रूपों में एक अंश समान रूप में पाया जाता है। ये लिंग, वचन और काल के अनुसार थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तित होती हैं। हम इसको जब उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे राजू पढ़ता है, राजू ने पढ़ा, राजू पढ़ेगा, राजू पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, है ना, या पढ़ चुका है। तो इन वाक्यों में प्रस्तुत क्रिया रूपों में पढ़ अंश समान रूप से सभी में आया है। पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा, है ना? तो क्रिया का यही अंश या मूल रूप धातु कहलाता है। याद रखने के लिए हमें कि तो किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लेख, पढ़, सुन, देख, आ, जा, ये सब क्या है? धातु हैं। क्रिया के भेद 2 होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को भी बहुत आसानी से समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, लता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं हैं हंस रही है तथा उड़ रहे हैं। इन क्रियाओं के व्यापार, कार्य का फल, प्रभाव, व्यापार अर्थात कार्य का फल, प्रभाव क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता पर ही पड़ रहा है। हंसने का प्रभाव वाक्य के कर्ता पर पड़ रहा है। देखिए, लता पर, और उड़ने का प्रभाव वाक्य के कर्ता पक्षी पर पड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं अकर्मक है। देखिए, लता हंस रही है, ये क्या है? कर्ता है ना लता, तो कर्ता पर प्रभाव उसका पड़ रहा है, वह हंस रही, लता हंस रही है। और पक्षी उड़ रहे हैं, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर उड़ रहे हैं। तो वाक्य के कर्ता लता पर और उड़ने का प्रभाव वाक्य के कर्ता पक्षी पर पड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके व्यापार अर्थात कार्य का फल, प्रभाव, फल अर्थात प्रभाव केवल वाक्य के कर्ता पर पड़े तथा जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा ना हो, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा ना हो, वह अकर्मक, है ना, कर्म की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं है, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोना, बैठना, चलना, लेटना। इसे हम और थोड़े से आसान तरीके से अभी हम और समझेंगे।
पहले हम सकर्मक क्रिया को भी जान लें। सकर्मक क्रिया दिए गए चित्रों को हम यदि देखते हैं तो इसमें दिया है वह अखबार पढ़ रहा है, बढ़ई लकड़ी काट रहा है। अभी हमने पहले पढ़ा था हंस रही है, लता हंस रही है। अब हम बोल रहे हैं वह अखबार पढ़ रहा है, बढ़ई लकड़ी काट रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में पढ़ रहा है और काट रहा है क्रियापद है ना। तो इन वाक्यों की क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कार्य में आए कर्म अखबार और लकड़ी पर पड़ रहा है। इसका फल किस पर पड़ रहा है? प्रभाव फल अखबार और लकड़ी पर, अर्थात वह कर्ता पढ़ने का कार्य कर रहा है और बढ़ई कर्ता काटने का कार्य कर रहा है, जिसका फल लकड़ी पर पड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं सकर्मक हैं। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल वाक्य में आए कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? तो यदि हम प्रश्न करते हैं क्या, किसे, किसको, क्या, किसे और किसको, ये तीन शब्द लगाकर हम यदि प्रश्न करते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो जाती है। उत्तर में हमें कोई व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो जाए तो सकर्मक क्रिया होती है, अन्यथा अकर्मक। देखिए यहाँ पे कुछ हम वाक्य बनाते हैं। वह दौड़ रहा है। अब क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, हमें क्या क्या लगाना है? क्या, किसे और किसको। क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है का कोई उत्तर नहीं मिलता। मिला क्या? नहीं मिला। इसके बाद हम आगे वाला दूसरा वाला देखते हैं। सुमन नाच रही है। क्या नाच रही है, किसे नाच रही है का कोई उत्तर नहीं मिलता। अब हम ग में देखें। वह चाय पी रहा है। क्या पी रहा है? उत्तर है चाय। अब आगे वाक्य में अध्यापक जी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वाक्य में किसे पढ़ा रहे हैं? उत्तर है छात्रों को। तो अतः स्पष्ट है कि वाक्य क और ख में प्रयुक्त क्रियाएं दौड़ रहा है तथा नाच रही है अकर्मक है, तथा वाक्य ग और घ में प्रयुक्त क्रियाएं पी रहा है, पढ़ा रहे हैं सकर्मक है। अब हम आगे द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। द्विकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? देखिए बहुत आसान है इसे समझना। द्विकर्मक क्रियाएं, हमने अतिथि को खाना खिलाया। अध्यापक जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं से यदि क्या, किसे या किसको प्रश्न करें तो इस प्रश्न के दो उत्तर प्राप्त होते हैं। यदि हम क्या, किसे और किसको प्रश्न करते हैं तो दो उत्तर मिलते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं हमने अतिथि को खाना खिलाया। पहले वाक्य में क्या खिलाया? खाना खिलाया। किसे खिलाया? अतिथि को, है ना। और दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा अध्यापक जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। तो अतः स्पष्ट है कि इन वाक्यों में एक नहीं दो कर्म हैं, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है तथा जीवित प्राणी गौण कर्म, मतलब वो प्रमुखता लिए नहीं रहता है, बल्कि मुख्य कर्म कौन सा होता है? निर्जीव, ठीक है, जिसमें जीवन ना हो, है ना। तो आज हमने ये पढ़ा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आप इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है अभी आपने समझा, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। ये आपका आज का होमवर्क है।